कभी सोचा है, एक ऐसी जगह जो कभी ज्ञान और आध्यात्म का एक ग्लोबल सेंटर थी, आज भारत के सबसे पिछड़े इलाकों में गिनी जाती है। ये कहानी है बलरामपुर की। एक ऐसी धरती जहां हजारों साल पुराना गौरव और आज की कड़वी सच्चाई एक दूसरे से टकराती हैं। आइए इस अनोखे सफर पर चलते हैं और इस विरोधाभास को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल उठता है, ये बलरामपुर आखिर है कहाँ? ये उत्तर प्रदेश के ठीक उत्तरी छोर पर है, नेपाल की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ। इसकी लोकेशन ही इसे अपने आप में खास बनाती है, क्योंकि ये ऐतिहासिक अवध क्षेत्र के बिल्कुल दिल में बसा है, वो इलाका जिसका भारतीय इतिहास में हमेशा से एक बड़ा दबदबा रहा है। और यहीं से बलरामपुर की कहानी का सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला विरोधाभास शुरू होता है। सोचिए, एक तरफ वो दौर था जब ये जगह ज्ञान का एक ऐसा केंद्र थी जहां दुनिया भर से लोग आते थे, और दूसरी तरफ आज की हकीकत, जहां भारत सरकार खुद इसे देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक मानती है। ये बदलाव हुआ कैसे? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, उस दौर में जब इस धरती पर बुद्ध की शिक्षाओं की गूंज सुनाई देती थी। चलिए पहले इसके शानदार आध्यात्मिक अतीत को देखते हैं। बलरामपुर का नाता सीधे गौतम बुद्ध से जुड़ता है। यहीं पर था प्राचीन शहर श्रावस्ती, जो उस समय के बहुत शक्तिशाली कोसल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। और ये कोई मामूली जगह नहीं थी। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपनी जिंदगी के 21 वर्षावास, मतलब 21 मॉनसून, यहीं गुजारे थे। बौद्ध इतिहास के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और श्रावस्ती के दिल में था जेतवन। इसे सिर्फ एक मठ समझना वो सही नहीं होगा। ये तो उस जमाने का एक तरह का विश्वविद्यालय था, एक बहुत बड़ा लर्निंग सेंटर, जहां बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। इसी वजह से ये सदियों तक बौद्ध शिक्षा का एक पावर हाउस बना रहा। यहाँ की जमीन के नीचे इतिहास की कई परतें दबी हुई हैं। जब खुदाई हुई तो पता चला कि ये जगह 1000 साल से भी ज्यादा समय तक लगातार आबाद और पूजनीय रही। मौर्य काल के स्तूपों से लेकर कुषाण और फिर गुप्त काल के शानदार मंदिरों तक हर दौर ने यहाँ अपनी छाप छोड़ी है। और ये सिर्फ खुदाई में मिली चीजें नहीं हैं, बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी आवाजों ने भी इस जगह की गवाही दी है। मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग जब भारत आए तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि महान सम्राट अशोक खुद यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ 2 स्तंभ भी बनवाए थे। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है इस जगह के रुतबे का? तो ये तो थी प्राचीन गौरव की बात, लेकिन फिर वक्त का पहिया घूमा। साम्राज्यों के दौर से लेकर आजाद भारत की राजनीति तक बलरामपुर ने एक बिल्कुल नई पहचान बनाई। आइए अब उस कहानी को देखते हैं। मुगल और ब्रिटिश दौर में बलरामपुर एक बड़ी रियासत का केंद्र था, बल्कि पूरे अवध की सबसे ताकतवर ताल्लुकदारियों में से एक। और यहाँ की राजनीति हमेशा से ही बड़ी दिलचस्प रही है। मिसाल के तौर पर जब 1857 में पूरे देश में क्रांति की आग फैली हुई थी, तो यहाँ के महाराजा ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके बदले उन्हें सर और नाइट की उपाधि मिली। ये उस दौर की उलझी हुई राजनीति का एक छोटा सा उदाहरण है। और ये रही एक और हैरान करने वाली बात, बलरामपुर का आधुनिक भारतीय राजनीति से भी बहुत गहरा नाता है। एक दिलचस्प तथ्य ये है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी पहली चुनावी जीत 1957 में यहीं से हासिल की थी। इसी जमीन ने उन्हें पहली बार चुनकर संसद भेजा था। इतिहास तो बहुत शानदार रहा है, लेकिन आज यहाँ कौन लोग रहते हैं, उनकी जिंदगी कैसी है? चलिए अब कुछ आंकड़ों में झांककर आज के बलरामपुर की असली तस्वीर को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आबादी की। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ 21 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। मतलब ये एक अच्छा खासा घनी आबादी वाला जिला है। अगर यहाँ की धार्मिक बनावट को देखें तो हिंदू आबादी लगभग 62% के साथ बहुमत में है, और साथ ही करीब 38% की एक बड़ी मुस्लिम आबादी भी है। ये इस क्षेत्र की मिलीजुली संस्कृति का एक बहुत अहम पहलू है। लेकिन यहीं पर एक सामाजिक चुनौती भी साफ साफ नजर आती है, और वो है शिक्षा में असमानता। पुरुषों की साक्षरता दर तो 72% से ज्यादा है, लेकिन महिलाओं के लिए यही आंकड़ा गिरकर सिर्फ 63% रह जाता है। ये करीब 9% का अंतर विकास की राह में एक बड़ी रुकावट है। और इन्हीं सब सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का नतीजा ये है कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर बलरामपुर को देश के सबसे पिछड़े जिलों की लिस्ट में रखा है। लेकिन
कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। जिस जिले को पिछड़ा कहा जा रहा है, उसी जिले में भारत की सबसे बड़ी चीनी मिल भी है। बलरामपुर चीनी मिल्स, है ना, ये एक ऐसा आर्थिक विरोधाभास जो इस इलाके की पूरी कहानी को और भी उलझा देता है। इन आर्थिक चुनौतियों के बावजूद एक चीज है जो आज भी यहां जिंदा है, और वो है इस क्षेत्र की जीवंत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत। ये बात सच में हैरान करती है। एक ऐसा जिला जहां साक्षरता की दर कम है, उसी जिले ने देश को कुछ सबसे बड़े साहित्यिक रत्न दिए हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता अली सरदार जाफरी और पद्मश्री से सम्मानित बेकल उत्साही दोनों इसी मिट्टी की देन है। और बुद्ध की धरती होने के साथ साथ यहाँ हिंदू आस्था का भी एक बहुत बड़ा और पवित्र केंद्र है। देवीपाटन मंदिर, जिसे 51 पवित्र शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। इसकी अहमियत इतनी है कि यहाँ सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि नेपाल से भी हजारों लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। तो हमने देखा कि बलरामपुर कैसे विरोधाभासों से भरी एक जमीन है। यहाँ प्राचीन ज्ञान है, आधुनिक राजनीति है, आर्थिक चुनौतियां हैं और साथ ही एक बहुत अमीर सांस्कृतिक विरासत भी है। सब कुछ एक साथ मौजूद है। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। बलरामपुर जैसी जगह के लिए क्या इसका इतना गौरवशाली इतिहास भविष्य के लिए एक मजबूत नींव है, या फिर ये एक ऐसी गहरी परछाई है जिससे बाहर निकलना ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती है? इसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे सकता है।